हाय गाइस, वेलकम है। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स। और लगातार जारी है सीजी हिस्ट्री की क्लासेस, जहाँ पर आज हम देखेंगे टॉपिक जिस पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, वो है कलचुरी डायनेस्टी। ठीक है, कलचुरी वंश। और कलचुरी वंश का ये छठवां पार्ट है, 6 पार्ट है, जहाँ पर लगातार हम कलचुरी वंश की बातें कर रहे हैं। और ये अब फिनिश हो जाएगा, कलचुरी डायनेस्टी आज फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो कहाँ पर थे हम लोग? कलचुरी प्रशासन व्यवस्था देख रहे थे। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। कलचुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, और कलचुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में एक हम देख चुके हैं केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन, सेकंड हम बात किए थे स्थानीय प्रशासन की। स्थानीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन व्यवस्था की जानकारी। चलिए फिर सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन या सामाजिक स्थिति कैसी थी, या सामाजिक दशा कैसा था। फिर वहीं 4th नंबर पर आर्थिक स्थिति या आर्थिक दशा कह सकते हैं। या आर्थिक दशा, धार्मिक स्थिति, धर्म से जुड़ी बातें रहेगी। ठीक है, चलिए तो कलचुरी कालीन प्रशासन व्यवस्था में केंद्रीय प्रशासन हम देख चुके हैं, जहां पर केंद्र पर एक राजा हुआ करता था और राजा के मंत्रीगण थे, साथ ही साथ कुछ अधिकारी वर्ग थे, जहाँ पर राजा को सलाह देने का कार्य करते थे। और बहुत सारे हमने जो है मंत्री और अधिकारी वर्ग की जो है क्षेत्र हमने देखे थे। ठीक है, जहाँ पर किसी को कर जो है अधिकारी कहा गया, किसी को हाथी की जो है सेना का अधिकारी, किसी को अश्व के सेना का अधिकारी, किसी को धार्मिक व्यवस्था का अधिकारी कहा गया। तो इस प्रकार से हमने देखे थे। फिर स्थानीय प्रशासन या स्थानीय व्यवस्था की बातें की थी, जहाँ पर पंचकुल की बातें किए थे। स्थानीय प्रशासन को चलाने की एक संस्था होती थी जिसका नाम था पंचकुल। और मैंने कहा था यहाँ पर पंचकुल में 5 से 10 सदस्य हो सकते हैं। महत्तम जो है पंचकुल का प्रमुख कहा गया है और 72 पंचकुल के सदस्य को कहा गया था। ठीक है, जहाँ पर पंचकुल के सदस्यों की जो है चुनाव वहाँ के जो ग्रामवासी है, वहाँ के जो प्रशासन के वहाँ के ग्रामवासी है, स्थानीय जो व्यक्ति है, वो क्या करते थे, उनका चुनाव करते थे। और इनका कार्य था, पंचकुल के सदस्य और इनके प्रमुख का कार्य है गांव की सुरक्षा प्रदान करना, गांव में जो है शांति व्यवस्था बनाए रखना, न्याय करना, कर या टैक्स जो है
ये काम करते थे। ठीक है, और शासन प्रशासन व्यवस्था भी ये देखा करते थे, न्याय की बातें भी करते थे। जहाँ पर न्याय, अगर पंचकुल के सदस्य या अध्यक्ष द्वारा जो है व्यक्ति असंतुष्ट है, तो वो जो है उसका अपील राजा के पास किया करते थे। तो ये सारी बातें हम कर चुके थे। फिर सामाजिक स्थिति या सामाजिक दशा की हम बात करें तो सामाजिक स्थिति में हम देखे थे, समाज में वर्ण व्यवस्था जो है तो थी, लेकिन उतनी ज़्यादा कट्टरता नहीं थी, वर्ण व्यवस्था उतनी ज़्यादा जो है चरम सीमा पर नहीं थी। ठीक है, जहाँ पर ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और कायस्थ जो है जाति या कायस्थ वर्ग की जो है हम बातें की थी। फिर ब्राह्मण के बारे में, क्षत्रिय वर्ग के बारे में, वैश्य वर्ग के बारे में, और हमने बातें की थी किसके बारे में, कायस्थ वर्ग के बारे में। ठीक है, तो देखिए, और बाकी है थोड़ा धार्मिक स्थिति में हम देखेंगे इसके बाद कि स्त्रियों की दशा कैसी थी, क्या स्त्रियों का विवाह किस प्रकार से होता था, सती प्रथा क्या प्रचलित थी, वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर आर्थिक स्थिति चलेंगे, फिर धार्मिक स्थिति। तो इस प्रकार से कलचुरी कालीन प्रशासन जो है खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब है प्रॉपरली आपका कलचुरी वंश या कलचुरी डायनेस्टी है और जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, बातें करते हैं सामाजिक स्थिति पर। सामाजिक स्थिति या सामाजिक दशा जो भी बोल सकें, इस सामाजिक स्थिति, इस सामाजिक दशा के अंतर्गत एक तो पहली वर्ण व्यवस्था के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, किसके बारे में, वर्ण व्यवस्था के बारे में। ठीक है, और वर्ण व्यवस्था में हमने देखे थे 4 वर्ण में ये डिवाइड था। एक जिसको हम ब्राह्मण कहते हैं, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, और चौथा कास्ट। ठीक है, कास्ट वर्ग। तो इसकी बातें हमने किए थे। फिर स्त्रियों की दशा देखेंगे, इसके बाद जो है समाज में स्त्रियों की दशा बोल सकते हैं। समाज में स्त्रियों की दशा कैसी थी। फिर उसके बाद अगर देखें तो बहु विवाह देखने को मिलता था, सती प्रथा, सती प्रथा, फिर समाज में अंधविश्वास, समाज में अंधविश्वास, चलिए ठीक है, तो बात करेंगे समाज में स्त्रियों की जो है दशा।
चलिए, समाज में स्त्रियों की दशा की बात की जाए तो कलचुरी कालीन प्रशासन में समाज में स्त्रियों को सम्मान मिलता था। ठीक है, जिस प्रकार से ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता अगर हम पढ़ेंगे, ठीक है, भारत में हम देखेंगे, भारतीय इतिहास में ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता में स्त्रियों को सम्मान मिलता था। ठीक है, स्त्रियों को जो है पूजा पाठ अर्चना, धार्मिक कार्य, धार्मिक अनुष्ठान, ठीक है, और राजनीतिक कार्य में भाग लेने का अधिकार था। उसी प्रकार यहाँ भी ऐसी स्थिति थी। ठीक है, तो कलचुरी कालीन प्रशासन में समाज में जो स्त्री थी, समाज में स्त्रियों को ठीक है, स्त्रियों की दशा बोल सकते हैं महत्वपूर्ण थी, अच्छी थी, महत्वपूर्ण थी, पूजनीय थी, अच्छी थी। ठीक है, यहाँ पर स्त्रियों को धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्य और राजनीतिक जो है कार्यों पर भाग लेने का अधिकार था। याद रखिए, यहाँ पर स्त्रियों को धार्मिक एवं राजनैतिक कार्यों में राजनैतिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार था, लेने का क्या था, अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो जिस प्रकार से ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता आप देखते हैं, उसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए, एग्जाम्पल बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जहां आप देखें तो एक व्यक्ति नाम है वल्लभ राज। ठीक है, और वल्लभ राज की पत्नी थी कौन, श्वेतल्ला। ठीक है, श्वेतल्ला देवी। ठीक है, कहा जाता है कि श्वेतल्ला देवी जो है धार्मिक कार्य में, ठीक है, इनका हाथ था, धार्मिक कार्य करते थे। और इसका जो प्रमाण, ठीक है, इसका जो प्रमाण आपको रतनपुर के जो है अभिलेख में देखने को मिला था। ठीक है, रतनपुर जो है अभिलेख में, शिलालेख में इसका प्रमाण आपको देखने को मिला। ठीक है, तो वल्लभ राज था और वल्लभ राज की जो है पत्नी थी। ठीक है, वल्लभ राज और वल्लभ राज की पत्नी कौन थी, श्वेतल्ला देवी। और श्वेतल्ला देवी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक कार्य के अंतर्गत इनको देखने को मिला था। ठीक है, और रतनपुर के शिलालेख में इनके नाम जो है अंकित है। ठीक है, कि वल्लभ राज की पत्नी श्वेतल्ला देवी धार्मिक काल से जो किया जाता था। चलिए, एक और सामने आता है नाम जिसको आप जानते हैं, गुंड महादेवी। ठीक है, नाम है गुंड महादेवी। ठीक है, और गुंड महादेवी आपको पता है वो कौन है, जो है आपकी बस्तर की सोमेश्वर। ठीक है, बस्तर शासक जो है सोमेश्वर
छिंदक नागवंश बस्तर शासक जो सोमेश्वर, और सोमेश्वर की ये माताश्री है, ठीक है, माताश्री है। कहा जाता है कि जाजल देव, ठीक है, आपको पता है जाजल देव, और जाजल देव ने क्या किया था, ठीक है, सोमेश्वर को बंदी बना लिया था, ठीक है, क्या किया था, बंदी बना लिया था। उनसे युद्ध हुआ था जाजल देव प्रथम, और जाजल देव प्रथम के साथ उनका युद्ध हुआ था। युद्ध में ये देखने को मिला था, ठीक है, प्रथम, ठीक है, युद्ध हुआ था और इनको सोमेश्वर को बंदी बना लिया था। तो गुंड महादेवी, ठीक है, जो सोमेश्वर की माता है, इनके कहने पर, ठीक है, किनके कहने पर, माता के कहने पर, माता के कहने पर रिहा कर दिया, कहने पर क्या किया गया था, रिहा कर दिया गया था। रिहा कर दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ पर स्त्रियों की जो है दशा अच्छी थी, वो दोनों जो है धार्मिक और राजनीतिक कार्य पर क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। जहाँ पर आप देख पाएंगे धार्मिक कार्य में बल्लाव राज की पति श्वेतला देवी, और वहीं राजनीतिक कार्य में सोमेश्वर की जो है क्या, माता, ठीक है, गुंड महादेवी, गुंड महादेवी सोमेश्वर की माता, जो सोमेश्वर बस्तर शासक थे। तो जाजल देव ने इनको, सोमेश्वर को बंदी बना लिया था, और बाद में गुंड महादेवी की कहने पर, रिक्वेस्ट करने पर, माता के कहने पर इनको क्या कर दिया था, रिहा कर दिया था, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिला था। चलिए, वहीं पर कुछ बातें आपको स्त्रियों के बारे में बहुपति विवाह देखने को मिला था, ठीक है। बहुपति विवाह कहने का मतलब है एक से अधिक जो है पति, ठीक है। बहुपति विवाह कहने का मतलब एक से अधिक पति, ठीक है, और जो बहुपति विवाह कहा जाता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आपको देखने को मिला कि रत्नदेव, ठीक है, रत्नदेव, और रत्नदेव जो है प्रथम, और रत्नदेव प्रथम की जो है दो रानियां थी, ठीक है, दो रानियां आपको देखने को मिला था। और दो रानियां, एक जो है रल्हा और दूसरा पद्मा, ठीक है। रल्हा और पद्मा नामक क्या है, दो रानियां के है जो संकेत आपको देखने को मिलता है। और इसका जो है प्रमाण खरौद शिलालेख में, ठीक है, कहां पर देखने को मिला, खरौद शिलालेख, ठीक है, खरौद शिलालेख। और खरौद शिलालेख में दो रानियां, रत्नदेव की दो रानियां रल्हा और पद्मा का संकेत आपको देखने को मिला है, ठीक है। फिर वहीं पर अल्हड़ देव, अल्हड़ देव, ठीक है, अल्हड़ देव की तीन रानियां थी। अल्हड़ देव की कितनी है, तीन रानियां थी, और तीन रानियां जो है ये सती होने का प्रमाण भी आपको देखने को मिला है, ठीक है। तीन रानियां थी, तो इसका हम बात करें तो सती होने का भी प्रमाण देखने को मिला। तो अल्हड़ देव की जब मृत्यु हुई थी, ठीक है, अल्हड़ देव की मृत्यु हुई थी, तो अल्हड़ देव की मृत्यु के बाद इनकी तीनों रानी क्या हो गए थे, सती हो गए थे। तो यहाँ पर बहुपति विवाह और सती प्रथा के जो है संकेत देखने को मिला था, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए। नेक्स्ट चलेंगे सती होने का जो है प्रमाण, या बोल सकते हैं सती प्रथा। कलचुरी कालीन प्रशासन में कहीं कहीं सती प्रथा होने के प्रमाण आपको देखने को मिलता था, जैसे कि यहाँ पर दक्षिण कोसल से प्राप्त अनेक जो है सती चौरा देखने को मिला है, ठीक है, सती चौरा दक्षिण कोसल पर,
दक्षिण कोसल पर बहुत सारे सती जो है चौरे मिले हैं। ठीक है, और दक्षिण कोसल कहने का मतलब है, सती चौरा कहने का मतलब है कि सती होने एक प्रकार का क्या था, चबूतरा। ठीक है, एक प्रकार का क्या है, चबूतरा। ठीक है, तो सती होने के बाद उनके नाम पर चबूतरे बनाए गए थे, जो कि ये संकेत करते थे उस समय सती प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, पहली बातें। दूसरी बातें मैंने कहा था अभी जस्ट, अल्हड़ देव। अल्हड़ देव और अल्हड़ देव की तीन रानियां, तीन रानियां सती हुई थी। ठीक है, सती हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, मैंने कहा था कि अल्हड़ देव की तीन रानियां थी, तो यहाँ पर बहुपति विवाह के संकेत मिले। और वहीं अल्हड़ देव की जब मृत्यु हो जाती है तो उनके जो तीन रानियां हैं, तो वो तीनों रानियां क्या करते हैं, तीनों रानियां जो हैं सती हो जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर कौशल देवी का नाम सामने आता है। कौशल देवी, ठीक है, जो सती हुई थी। छत्तीसगढ़ के कई स्थानों में सती स्तंभ आपको देखने को मिलेगा, सती स्तंभ। ठीक है, तो ये क्या करते हैं भाई, ये जो संकेत है ये क्या संकेत करते हैं। ठीक है, सती चौरा, सती स्तंभ, ये क्या संकेत करते हैं, ये संकेत करते हैं कि जो है सती प्रथा उस समय क्या थी, उस समय जो है सती प्रथा का दौर था, उस समय सती प्रथा चल रहा थे। चलिए, तो ये सती प्रथा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए समाज में स्त्रियों की दशा हो गई, समाज में स्त्रियों में बहुपति विवाह देखने को मिला, और यहीं पर सती प्रथा देखने को मिला। समाज में अब आगे अगर देखेंगे तो अंधविश्वास कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। समाज में अंधविश्वास, चलिए, तो अंधविश्वास समाज में किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे भूत प्रेत, भूत प्रेत, ठीक है, जादू टोना, जादू टोना, भूत प्रेत जादू टोना, वशीकरण, वशीकरण, ठीक है, आदि की मान्यता था। ठीक है, आदि की क्या थी, मान्यता थे, लोग जो है मानते थे, आदि की मान्यताएं थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं भूत प्रेत जादू टोना, वशीकरण, ताबीज वगैरह, इसकी जो है क्या थी, मान्यता थी। फिर साथ में इस भूत प्रेत को उतारने के लिए जो है बैगा, ठीक है, बैगा गुनिया, ताबीज, ठीक है, आदि आपको देखने को मिलेगा, आदि प्रचलित थी। साथ ही साथ कहा जाता है कि इस समय जो टोनही, ठीक है, टोनही का जो है भय था समाज में। ठीक है, समाज के लोग जो है रात्रि को, कहा जाता है कि रात्रि को बाहर नहीं निकलते थे, टोनही का ये भय सताता था, टोनही का डर था। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं भूत प्रेत की कहानियां भी जो है, कहानियां में आप देखेंगे, कहानियां, ठीक है, कहानियों में आपको जो है वहीं आपको देखने को मिलेगा भूत प्रेत, आत्मा, शैतान। ठीक है, इनकी कहानी भी उस समय क्या थी, फेमस थी। तो बोल सकते हैं समाज में अंधविश्वास जो है, बोल सकते हैं चरम सीमा पर था, जहां पर भूत प्रेत, जादू टोना, वशीकरण, ताबीज, बैगा गुनिया, टोनही, ठीक है, आदि की बातें होती थी। तो समाज में है, एक तो कुरीतियाँ थी जैसे सती प्रथा, उसी प्रकार समाज में अंधविश्वास भी जो है
भरे पड़े थे। ठीक है, उनकी कहानियों में भी क्या करता था, झलकते थे। ठीक है, भूत प्रेत आत्मा शैतान की कहानियां वहां पर सुनाई जाती थी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये सभी मान्यता उस समय देखने को मिलता था। चलिए, ये हो गए इसकी बातें। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, इसके बाद हम बात करेंगे आर्थिक स्थिति या आर्थिक दशा की। कलचुरी कालीन आर्थिक स्थिति। ठीक है, कलचुरी कालीन आर्थिक स्थिति। ठीक है, आर्थिक स्थिति कहने का मतलब है सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, जहां से आपके जो है इनकम होते थे, पैसा आते थे। तो जाहिर सी बात है पैसा कहाँ से आएंगे भाई, ठीक है, कमाएंगे तभी आएगा। तो कमाने वाला का तो आएगा, जो नहीं कमाते उसके लिए क्या है। ठीक है, तो राजा हो गया। ठीक है, राजाओं को क्या करते थे, आर्थिक स्थिति देखिए, प्रमुख स्रोत जो है आर्थिक स्थिति का प्रमुख स्रोत वहां पर कृषि हुआ करते थे। लेकिन कृषि के साथ साथ जो कृषि, ठीक है, जो कृषि करते थे, ठीक है, वो दूसरे को, कहने का मतलब राजा को टैक्स पे करते थे, टैक्स भी देते थे। ठीक है, तो सोर्स ऑफ इनकम अगर बोला जाए, बोल सकते हैं सोर्स ऑफ इनकम अगर बोला जाए, तो प्रधान जो है, मुख्य प्रधान आय का प्रमुख स्रोत क्या था, आय का प्रमुख स्रोत कृषि था। प्रमुख स्रोत क्या थे, प्रमुख स्रोत कृषि था। ठीक है, चलिए, कृषि तो था, लेकिन कृषि के साथ साथ ही साथ कुछ अन्य कार्य भी करते थे, जैसे कि वन उपज, वन उपज, ठीक है, वनों का जो है उपज किया करते थे। ठीक है, वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय कहने का मतलब एक वस्तु दो और दूसरा वस्तु जो है ले सकते हैं। ठीक है, फिर साथ में खनिज जो है, खनिज का उत्खनन या खनिज का जो है जमीन से निकालना, ये भी इनके क्या थे, कार्य थे। ठीक है, साथ ही साथ अन्य व्यवस्था में, अन्य आर्थिक व्यवस्था में भू राजस्व, भू राजस्व, ठीक है, भू राजस्व एवं कर वसूली था, एवं कर वसूली बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या थी, इनकी जो है आर्थिक स्थिति देखने को मिलता है। चलिए, भू राजस्व और कृषि वसूल करते थे। कलचुरी कालीन प्रशासन में आर्थिक दशा, मैंने क्या कहा कि प्रमुख स्रोत कृषि था और व्यक्ति जो है वहां के रहने वाले कृषि के साथ वनोपज, वन विनियोग, खनिज का उत्खनन किया करते थे। याद रखिए, राजा जो है कृषि का मालिक होता था। ठीक है, राजा कृषि का मालिक होता था और कृषि करने के लिए राजा जो है व्यक्तियों को, वहां के जनता को, वहां के लोगों को कृषि जो है भूमि दिया करते थे। ठीक है, अगर वो भूमि में कृषि करेगा तो जाहिर सी बात है वहां से टैक्स आएंगे, वहां से राजस्व की वसूली होगी। अगर जो टैक्स नहीं देते, जो वसूली नहीं देते, तो राजा जो है चुपचाप क्या करते थे, ठीक है, उनकी जमीन को हड़प लेते थे, उनकी जमीन को छीन लेते। तो एक प्रकार से वो मजबूर थे। ठीक है, कृषि कार्य करेंगे लेकिन राजा को क्या करेंगे, हमें टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, कहीं यहीं पर आपको कुछ मुद्रा के बारे में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, कुछ मुद्राएं आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, कुछ मुद्राएं आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और मुद्राएं के रूप में जैसे कि एक कौड़ी, ठीक है, एक कौड़ी बराबर एक गंडा, 5 गंडा बराबर एक कोरी हुआ करता था। ठीक है,
हुआ करता था, जब जैसे कि आज भी चलता है एक कोरी मतलब 20 रुपया ऐसा टाइप का, ठीक है। तो उस समय के दौर पे जो है 5 घंटा मतलब एक कोरी, ठीक है। 16 कोरी कहने का मतलब है कि एक दगोली, क्या है, एक दगोली। 16 कोरी कहने का मतलब एक दगोनी। चलिए, फिर वहीं पर 11 दगोनी, दगोनी बराबर होता था 1 रुपया, ठीक है। तो ये क्या थे भाई, ये मुद्राएं थे जहां पर प्रचलित थे। देखिए, आर्थिक स्थिति अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है सोर्स ऑफ इनकम कृषि होंगे, कृषि के साथ वनोपज, लेकिन साथ ही साथ मुद्राएं के बिना आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आप बाजार में जाते हैं कुछ खरीदते हैं तो मुद्रा बहुत जरूरी है, ठीक है। मुद्राएं बहुत जरूरी है, घरेलू सामान हुआ या सब्जी भाजी हुआ, ठीक है, जो भी आप खरीदेंगे, ठीक है, तो मुद्राएं जरूरी है। तो सब अभी की स्थिति में तो रुपया चल रहा है, उस स्थिति में ये सभी चलते थे, ठीक है, रुपया भी चलता था, लेकिन एक गंडा, कोरी, दगोली, ठीक है, ये सभी याद रखिए। फिर साथ ही साथ कुछ मापन की चीजें आपको देखने को मिलती थी, ठीक है। मापन, मापने की कुछ इकाइयां थी, ठीक है। मापन कुछ इकाइयां थी, और मापन इकाइयां क्या क्या थी, एक तो 5 सेरी, ठीक है। 5 सेरी बराबर एक पसेरी, पसेरी, और 8 पसेरी, 8 पसेरी बराबर 1 मन। जिससे मापन की प्रक्रिया हम बोलते हैं किसी को, और जो हम मीटर होगा, किलोमीटर होगा, इस प्रकार से मापते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर मापन की क्रिया है, ठीक है। 8 सेरी बराबर 1 पसेरी, और 8 पसेरी बराबर 1 मन। और आज भी ग्रामों में देख लिए जो है काठा हो गया, चौथिया हो गया, ग्रामवासी जो है ग्रामीण क्षेत्र से जो बिलोंग करते हैं वो जानते हैं, ठीक है। मुद्राएं में आज भी महिलाएं जो हैं, बुजुर्ग महिलाएं जो हैं, ठीक है, आज भी जो है पैसे को जो है कोरी में तौलते हैं, ठीक है, कितना कोरी देना है। तो कई जो जो अभी तक जो है अच्छे से पढ़े लिखे समाज नहीं है, अच्छे से पढ़े लिखे लोग नहीं है, ठीक है, वहाँ के लोग आज आज तक भी जो कोरी और जो है काठा जो है, ठीक है, चौथा इस प्रकार से यूज करते हैं। तो याद रखें, मुद्राएं इस प्रकार से थी, 4 कौड़ी बराबर 1 गंडा, 5 गंडा बराबर 1 कोरी, 16 कोरी बराबर 1 दगुनी, और 11 दगुनी बराबर 1 रुपया। वहीं पर मापन की जो है इकाइयां आपको 5 सेरी बराबर 1 पसेरी, 8 पसेरी बराबर 1 मन, ये सब आपको देखने को मिलती है। तो कलचुरी कालीन आर्थिक स्थिति इस प्रकार थी, ठीक है। चलिए, एक मिनट वेट करिए। चलिए, ये हो गया कलचुरिन कालीन आर्थिक स्थिति। अब बात करेंगे कलचुरिन कालीन समाज, सॉरी, कलचुरिन कालीन धार्मिक स्थिति। समाज तो हो गया, कलचुरी कालीन धार्मिक स्थिति या धार्मिक दशा।
चलिए, देखिए कलचुरी कालीन धार्मिक स्थिति की बात की जाए तो कलचुरी जो प्रशासन था, ठीक है, कलचुरी कालीन जो लोग थे, ठीक है, यहाँ के लोग शैव धर्म को मानते थे। लेकिन जो वैष्णव धर्म है, ठीक है, जैन है, बौद्ध है, इनका भी वर्चस्व था, इनका भी प्रभाव देखने को मिला था। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि शैव धर्म को मानने वाले थे, ठीक है, शैव धर्म को मानते थे, धर्म को क्या करते थे, मानते थे, या मान्यता थी, शैव धर्म की मान्यता थी। परंतु वैष्णव, बौद्ध, जैन आदि का भी प्रभाव देखने को मिला था, आदि का भी क्या था, प्रभाव था। ठीक है, चलिए, जैसे कि अगर शैव धर्म के कुछ प्रमाण हम देखें, ठीक है, किसकी, शैव धर्म, ठीक है, शैव धर्म कहने का मतलब शिव, शिव को पूजने वाले या शिव भगवान को पूजने वाले हैं। ठीक है, इसके अगर प्रमाण की बात की जाए, ठीक है, इसकी अगर प्रमाण की बात की जाए तो बहुत सारे हैं, ढेर सारे हैं। ठीक है, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा बंकेश्वर मंदिर, ठीक है, बंकेश्वर मंदिर तोमाड़ में जो बना हुआ है बंकेश्वर मंदिर, वो इनके शैव धर्म के प्रमाण है। वहीं पर रत्नेश्वर महादेव की मंदिर, रत्नेश्वर महादेव की मंदिर, महादेव मंदिर, ठीक है, और रत्नेश्वर महादेव मंदिर जो रतनपुर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार शिव मंदिर, शिव मंदिर रतनपुर का शिव मंदिर, ये भी इनके प्रमाण के अंतर्गत आते हैं। फिर बुद्धेश्वर मंदिर, बुद्धेश्वर मंदिर, ठीक है, रतनपुर का बुद्धेश्वर मंदिर। ठीक है, कहा जाता है कलचुरिन कालीन द्वार पर, ठीक है, कलचुरियों के द्वार पर, ठीक है, कहा जाता है कि कलचुरी कालीन जो प्रशासन है, ठीक है, उनके जो है गेटों पर, द्वार पर शिव की क्या थी, मूर्तियां लगी होती थी, शिव की, शिव जी की मूर्तियां थी। ठीक है, मूर्तियां थी, और कहा जाता है कि इसी गेट पर, ठीक है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जो है अंकित था। ठीक है, इसी गेट पर मूर्ति लगी होती थी, और गेट के ऊपर जो है ओम नमः शिवाय अंकित देखने को मिलता था। शिवाय अंकित था। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे ओम नमः शिवाय अंकित थे। ठीक है, शिवाजी की मूर्ति, शिव जी की मूर्ति लगी होती कलचुरी कालीन द्वार पर, ओम नमः शिवाय, और शिव जी की मूर्ति लगी होती थी। ठीक है, तो जो आप देख रहे तोमाड़ हो गया, मल्हार हो गया, रतनपुर है, पाली है, जांजगीर चांपा हो गया, खरौद, नारायणपुर, ये सभी में शिव जी की जो है शैव धर्म से रिलेटेड बहुत सारी जो है प्रमाण आपको देखने को मिलती है। तो इससे ये आपको जो है संकेत मिलते हैं कि यहाँ के जो वासी हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वह शैव धर्म या शिव धर्म के जो है उपासक हुआ करते थे। ठीक है, चलिए,
लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिव धर्म को मानने वाले हैं, ठीक है, आपको प्रमाण देखने को मिल जाएगा वैष्णव धर्म के भी, ठीक है। साथ ही साथ वैष्णव धर्म के साथ साथ आपके बौद्ध और जैन धर्म के भी प्रमाण देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर मैं वैष्णव धर्म की बात करूं, ठीक है, वैष्णव धर्म और वैष्णव धर्म, ठीक है, जो विष्णु को मानने वाले हैं, ठीक है, वैष्णव धर्म या विष्णु को मानने वाले, इनके जो है प्रमाण आपको कई स्थानों पर देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख पाएंगे भगवान विष्णु का जो है उल्लेख आपको देखने को मिलेगा, विष्णु का उल्लेख, विष्णु का उल्लेख, ठीक है, विष्णु जी का उल्लेख पृथ्वी देव, ठीक है, पृथ्वी देव जो सेकेंड के अमोदा ताम्रपत्र, अमोदा ताम्रपत्र, ताम्रपत्र, ये सभी मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर विष्णु के प्रमाण देखने को मिलेगा। विष्णु और लक्ष्मी, विष्णु प्लस लक्ष्मी, ठीक है, विष्णु प्लस लक्ष्मी के उल्लेख का उल्लेख आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जाजलद प्रथम के जो है रतनपुर शिलालेख में, जाजलदेव प्रथम के रतनपुर शिलालेख, जाजलदेव प्रथम के रतनपुर शिलालेख, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या प्रमाण देखने को मिलेगा? विष्णु और लक्ष्मी के उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। एक है तुम्बाड़, ठीक है, तुम्बाड़ पर, तुम्बाड़ के द्वार पर, ठीक है, तुम्बाड़ के और जो है द्वार पर, वहां के मंदिर के द्वार पर बोल सकते हैं। तुम्बाड़ में एक मंदिर है, ठीक है, विष्णु का मंदिर है, और विष्णु के इस मंदिर के द्वार पर, मंदिर के द्वार पर विष्णु के विभिन्न अवतारों का चित्रित है, ठीक है, विष्णु के विभिन्न अवतारों का चित्रण है, ठीक है, विभिन्न अवतारों का चित्रण आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है? कुछ प्रमाण है। फिर वहीं पर जो है लक्ष्मी नारायण के अवतार, ठीक है, लक्ष्मी नारायण, ये किसके अवतार है भाई? ठीक है, लक्ष्मी नारायण जो कि विष्णु का अवतार है। क्या है? विष्णु का अवतार, ठीक है। विष्णु के अवतार की मूर्तियां शिवरी नारायण में आपको देखने को मिलेगा, शिवरी नारायण में मिले, ठीक है। वहीं पर मुद्राओं पर गज लक्ष्मी के जो है अंकित है, मुद्राओं पर मुद्राओं पर गज लक्ष्मी क्या थे? गज लक्ष्मी का अंकन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो ये सारी बातें क्या प्रमाण करते हैं कि ये कहीं ना कहीं शिव धर्म के साथ साथ जो है वैष्णव धर्म का प्रभाव, वैष्णव धर्म का वर्चस्व रहा है। विष्णु का उल्लेख पृथ्वी देव सेकंड के अमोदा ताम्रपत्र में, विष्णु और लक्ष्मी का उल्लेख जाजलदेव प्रथम के रतनपुर शिलालेख में। वहीं पर तोमाड़ के मंदिर में द्वार पर विष्णु के विभिन्न अवतारों का चित्रण देखने को मिला है। लक्ष्मी नारायण जो कि विष्णु का अवतार है, उनकी मूर्तियां सूर्य नारायण में आपको देखने को मिला है। मुद्राओं पर जो है लक्ष्मी, ठीक है, गज लक्ष्मी के चित्र अंकित हैं। ठीक है, रतनपुर के कई संग्रहालयों में आप देख पाएंगे कि विष्णु की जो है मूर्तियां आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए, ये हो गया कुछ बातें वैष्णव धर्म से रिलेटेड। तो मैंने कहा तो शैव धर्म को तो मानते थे, साथ ही साथ वैष्णव धर्म की जो है बातें भी करते थे। चलिए, साथ ही साथ मैंने कहा शैव धर्म को मानने वाले भी थे। ठीक है, वैष्णव धर्म को मानने वाले थी। फिर बौद्ध धर्म से रिलेटेड भी बातें आप देखे हों। ठीक है, बौद्ध धर्म, ठीक है, और बौद्ध धर्म का जो प्रमाण आपको देखने को मिलेगा, प्रमाण, वो तो आप जानते ही हैं किस समय, किसके समय भाई, ये प्रमाण आपको देखने को मिलेगा महाशिव गुप्त बालार्जुन के समय। कहा? महाशिव गुप्त बालार्जुन। ठीक है, पांडु वंश का सबसे प्रतापी शासक जिसको महाशिव गुप्त बालार्जुन कहा गया है। ठीक है, तो महाशिव गुप्त बालार्जुन तो शिव के जो है भक्त तो थे, शिव के उपासक तो थे, साथ ही साथ वो आश्रय दिए थे वैष्णव धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, आदि धर्मों का प्रचार प्रसार, आदि धर्मों का जो है वो यहाँ पर आश्रय देखने को मिला था। तो महाशिव गुप्त बालार्जुन के समय आपको कहा जाता है, आप देखे होंगे यहाँ पर कहा जाता है कि लगभग लगभग 100 से अधिक बौद्ध विहार बनाए गए थे। ठीक है, बौद्ध विहार थे, विहार थे। ठीक है, और 100 से अधिक ये बौद्ध विहार, कहा जाता है कि लगभग 1 लाख, ठीक है, लगभग 1 लाख जो है बौद्ध भिक्षुकों के लिए, बौद्ध भिक्षुकों के लिए, भिक्षुकों के लिए ठीक है निर्माण किए थे, निर्माण किए थे। ठीक है, ये प्रमाण आपको देखने को मिलेगा। और ये जो है ऐसे ऐसे जो है तुरतुरिया हो गया, सिरपुर हो गया, ठीक है, मल्हार हो गए, आरंग हो गए, तो ऐसे ऐसे जगह है जहां पर बौद्ध धर्म के देखने को मिले। तो ये जो सिरपुर है, कहां पर? सिरपुर है, सिरपुर पर ऐसे प्रमाण आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, हेनसोंग आपने सुने होंगे, इस समय जो हेनसोंग आया था, ठीक है, और हेनसोंग ने एक बुक लिखी थी, ठीक है, किया सलो या सी यू की, ठीक है, और उस अपने यात्रा वृत्तांत के दौरान ये सब बातें किए थे। ठीक है, तो उस समय जो है महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय आपको देखने को मिलेगा हेनसोंग। ठीक है, हेनसोंग, और हेनसोंग जो कि चीनी यात्री थी। ठीक है, क्या थी? चीनी यात्री। और हेनसोंग चीनी यात्री ने जो है इन्हीं का क्या किया गया था, यात्रा वृत्तांत के द्वारा किया श्लोक जो लिखा था, या सी यू की, ठीक है, आपको पता है सी यू की, सी यू की, सी यू क्यू नामक बुक लिखी थी, और इसी बुक में यही सब बातें की थी कि लगभग 100 से अधिक बौद्ध विहार बनाए गए थे, 10,000 बौद्ध भिक्षु के लिए जो कि निर्माण किया गया था, कि 10,000 ऐसे बौद्ध भिक्षुक यहाँ पर ठहर सकते थे। ठीक है, वहीं पर कुछ बौद्ध केंद्र आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बौद्ध केंद्र, उस समय बौद्धों का जो केंद्र था वहां एक तो सिरपुर, तुरतुरिया, मल्हार, ठीक है, आरंग, एक तो सिरपुर हो गया,
सिरपुर, तुरतुरिया, मल्हार, आरंग, ये सभी क्या है, ये सभी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध भिक्षु से, बौद्ध जो है धर्म से रिलेटेड केंद्र है। तो ये सब बातें आप देखेंगे, बौद्ध धर्म के प्रमाण भी देखने को मिले। तो मोटा मोटी समझ लीजिए कि शैव धर्म को मानते थे, लेकिन आश्रय भी और जो है अन्य धर्म को देते थे। चलिए, वहीं पर अगर हम बात करें जैन धर्मों से रिलेटेड बातें, ठीक है, किससे, जैन धर्म, और जैन धर्म की कुछ अगर प्रमाण की बातें करें तो कहीं देखने को मिलेगा आरंग में, जैसे बहुत सारे जैन मंदिर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैन जो है ऋषभनाथ, एक तीर्थंकर जैन ऋषभनाथ, ये चंद्र प्रभु, ठीक है, चंद्र प्रभु, ऋषभनाथ प्लस चंद्र प्रभु की प्रतिमा जो है लगी हुई है, जो जैन धर्म से रिलेटेड है, और वो कहां पर लगी हुई है, रतनपुर पर, रतनपुर, ठीक है। तो ऋषभनाथ और जो है चंद्र प्रभु की प्रतिमा लगी हुई है, ठीक है। जैन जो है, जैन मंदिर आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे जैन मंदिर, कहां पर, आरंग में आपको जैन मंदिर देखने को मिलेगा। वहीं पर नगपुरा दुर्ग में आपको प्राचीन मूर्ति, प्राचीन जैन मूर्ति, प्राचीन जैन मूर्ति, जैन मूर्ति कहां पर, नगपुरा दुर्ग, नगपुरा दुर्ग पर। तो ये सारी बातें किससे रिलेटेड है भाई, ये सारी बातें जैन धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो धार्मिक स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये बौद्ध धर्म को तो शैव धर्म को तो मानने वाले थे, लेकिन साथ ही साथ वो अन्य धर्म को भी वो क्या करते थे, आश्रय देते थे, ठीक है। चलिए, तो शैव धर्म की कुछ प्रमाण देखें, फिर हमने देखे वैष्णव धर्म के कुछ प्रमाण, फिर हमने देखे बौद्ध धर्म की, फिर हम देखे जैन धर्म। तो धार्मिक स्थिति में मोटा मोटी शिव, वैष्णव, बौद्ध और जैन, ठीक है, ये स्थिति हमने देखे। चलिए, चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, शिक्षा और साहित्य, ठीक है। शिक्षा, साहित्य एवं भाषा, ठीक है। चलिए, शिक्षा, साहित्य एवं भाषा के क्षेत्र में जो है इस समय बहुत बड़ा योगदान प्ले करते थे, और यहाँ का जो शिक्षा का केंद्र, ठीक है, क्या है, शिक्षा का जो केंद्र है वो आपको बहुत ही जगह देखने को मिलेगा। एक तो आपको देखने को मिलेगा मल्हार, राजिम, मल्हार, सिरपुर, राजिम, रतनपुर, रतनपुर, आरंग, खैरागढ़, आरंग, खैरागढ़, ठीक है, रायपुर,
ये सभी क्या थे भाई, ये शिक्षा के केंद्र है जहाँ पर जो है व्यक्ति शिक्षा लिया करते थे। साथ ही साथ यहाँ पर रतनपुर के विश्वविद्यालय, ठीक है, रतनपुर के विश्वविद्यालय, ठीक है, जहाँ पर जो है आयुष विज्ञान और पांडुलिपि विज्ञान का क्या होता था, यहाँ विषय होते थे। ठीक है, यहाँ पर आपको आयुष विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। कुछ अनुदान शिक्षा भी आपको देखने को अनुदान विश्वविद्यालय भी थे। ठीक है, पाठशाला पाठशाला एवं महाविद्यालय हेतु अनुदान। ठीक है, महाविद्यालय हेतु अनुदान दिए जाते थे। दिए जाते थे। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से शिक्षा साहित्य और भाषा के केंद्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लगभग आपका ये जो है कलचुरी कालीन प्रशासन खत्म होने के कगार में है। कुछ चीज लिख लीजिए, प्रमुख जो है कवि एवं रचनाएं। ठीक है, यहाँ पर प्रमुख कवि एवं रचनाएं, प्रमुख कवि एवं रचनाएं। चलिए, प्रमुख कवि एवं रचनाएं, तो यहाँ पर सबसे पहली बात करेंगे बाबू रेवाराम की। ठीक है, बाबू रेवाराम, इनकी क्या क्या रचनाएं हैं वो आप लिख लीजिए। कहाँ कई बार एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तवारी, ठीक है, तवारी ए है वंशी। ठीक है वंशी। और आपको पता है वंशी कलचुरी काल को कहा जाता है, या कलचुरी कालीन या कलचुरी वंश को कहा जाता है। फिर उन्होंने रतनपुर का इतिहास लिखा है। रतनपुर का इतिहास देखने को मिला है। विक्रम विलास नामक बुक की रचना इन्होंने की थी। फिर नर्मदा आते हैं, नर्मदा कंटक नामक, ठीक है, गीता माधव, क्या है, गीता माधव। रामेश्वमेघ रामायण दीपिका सार, ठीक है, जैसी रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई। ठीक है, तो बाबू रेवाराम की कुछ रचनाएं हैं, तवाई के जो है वंशी, रतनपुर का इतिहास, विक्रम विलास, नर्मदा कंटक, गीता माधव, रामा स्वरमेघ या रामायण दीपिका सार। ठीक है, ये कुछ रचनाएं रिलेटेड है किससे, बाबू रेवाराम से। चलिए, नेक्स्ट जो है वो सेकंड है
गोपाल चंद्र मिश्र। ठीक है, गोपाल चंद्र मिश्र। चलिए, गोपाल चंद्र मिश्र की कुछ जो है रचनाएं आपको देखने को मिलेगी। चलिए, खूब तमाशा, जैसे आप जानते हैं, खूब तमाशा, जैमिनी अश्वमेध, जैमिनी अश्वमेघ। ठीक है, सुदामा चरित, सुदामा चरित, चिंतामणि, चिंतामणि, राम प्रताप, राम प्रताप। ठीक है, वहीं पर हम बात करें अगर थर्ड नंबर की, तो वो है पंडित शिवदत्त शास्त्री, पंडित शिवदत्त शास्त्री। और पंडित शिवदत्त शास्त्री की रतनपुर व्याख्यान एक रचना है, रतनपुर व्याख्यान। ठीक है, इतिहास समुच्चय, इतिहास समुच्चय। ठीक है, देखिए भाई, इसका कुछ नहीं कर सकता मैं, ये आपको याद रखनी ही होगी। ठीक है, सारी बातें, इसको समझाने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, रमा नारायण। ठीक है, नारायण, इन्होंने लिखा था रामाभ्यद, रामाभ्युदय। ठीक है, चलिए। चलिए, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कुछ कवि है। ठीक है, जिसकी रचनाएं आप देख सकते हैं, बाबू रेवाराम हो गए, जैसे कि गोपाल चंद्र मिश्र, पंडित शिवदत्त शास्त्री हो गए। ठीक है, ये जो है उस समय के कलचुरीन कालीन प्रशासन व्यवस्था या कलचुरीन कालीन जो है वंश के समय की जो है कविता, ठीक है, रचनाएं हैं जो इन कवि द्वारा लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे। तो लगभग मोटा मोटी ये समझिए कि लगभग क्या ये हो ही गया। ठीक है, कि आपका जो है कलचुरीन कालीन जो है डायनेस्टी या कलचुरी कालीन जो है वंश यहीं पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे नागवंश की। ठीक है, चलिए, जहां पर जो है बस्तर के जो है छिंदक नाग, ठीक है, और कवर्धा के फणी नागवंश। ठीक है, बस्तर के छिंदक नागवंश और कवर्धा के फणी नागवंश। फिर वहीं पर हम बात करेंगे काकती वंश। ठीक है, किसकी बात करेंगे? काकती वंश। तो नेक्स्ट जो है नागवंश, काकती वंश, ठीक है, वो हम देखेंगे। चलिए, चलिए, तो नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे, उसमें हम नागवंश और जो है जिसमें से फणी नागवंश, छिंदक नागवंश, दो नागवंश और काकती वंश, ठीक है, जितना भी हो सके वो हम बातें करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज का क्लास यहीं रोकते हैं, क्योंकि नया चैप्टर या नया जो है टॉपिक स्टार्ट
हम फ्रेश माइंड से करेंगे, ठीक है, अच्छे से करेंगे। तो नया टॉपिक जो है नेक्स्ट डे हम स्टार्ट करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पर रखते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है कुलचुरी वंश लगभग समाप्त हो जाता है। तो हमें 6 दिन लगे, ठीक है। तो ये जो है आप अच्छे से ये आप देख लीजिए पिछला वीडियो, पिछला जो 5 वीडियो आप जाके देख लीजिए, ठीक है। चलिए, ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में नागवंश, ठीक है। चलिए, थैंक यू क्लास।